नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक चीन के साम्यवादी दल का संगठन पर आज मैं अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। चीन का साम्यवादी दल चीन की राजनीति तथा प्रशासन का केंद्र बिंदु है। चीन के संविधान में 3 प्रमुख संस्थाएं मानी गई हैं: दल, सरकार और सेना। लेकिन दल जो है वह राजनीति और प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है, जिसका गठन सन 1920 में हुआ था। यह जनता और राज्य के बीच मध्यस्थ करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। एक तरफ दल के सदस्य समस्त गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रेड यूनियनों, कृषि संगठन, व्यावसायिक समाज तथा अन्य दूसरे संघों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा दूसरी तरफ सरकार में भी दल के सदस्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। चीन साम्यवादी दल मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के चिंतन के दर्शन की परिधि में संरचित होते हैं। इनमें मार्क्स की सर्वहारा क्रांति के मूलभूत आधारों को ग्रहण किया गया है। लेनिन से लेकर के और आज तक की अगर हम बात करें तो चीन में साम्यवादी दल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर हम साम्यवादी दल के संगठन की बात करें, सदस्यता की बात करें, साम्यवादी दल के संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे ऊपर आयु के कोई भी चीनी श्रमिक, किसान, निम्न मध्य वर्गीय कृषक, क्रांतिकारी सैनिक और अन्य किसी भी क्रांतिकारी दल का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। वर्तमान में साम्यवादी दल की सदस्य संख्या 6,64,00,000 है। कुल चीनी जनसंख्या की तुलना की दृष्टि से ये सदस्य संख्या प्रभावी नहीं है। चीनी साम्यवादी दल ने सदस्यता के संबंध में संख्या की अपेक्षा गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। सदस्यता ग्रहण करने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। संविधान की धारा 1 के अनुसार सदस्यता के लिए 4 शर्तें आवश्यक होती है। कोई भी चीनी नागरिक इन 4 शर्तों को अगर पूरा करता हो तो वो साम्यवादी दल का सदस्य बन सकता है। एक तो यह है कि दल के कार्यक्रम और संविधान को स्वीकार करना, दल के किसी संगठन से संबद्ध होना और उसका कार्य स्वीकार करना, दल के निर्माण का पालन करना तथा सदस्य शुल्क देना। ये कुछ 4 शर्तें हैं। अगर कोई इन 4 शर्तों को पूरा कर हो चीनी नागरिक तो वो दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। मजदूरों, किसानों का प्रमुख स्थान। चीनी साम्यवादी पार्टी या राजनीतिक दल में सामाजिक संरचना में मजदूरों, किसानों का प्रमुख स्थान है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से देंग प्रशासन ने अत्यधिक शिक्षित और योग्य तकनीशियनों को पार्टी में शामिल किया है, लेकिन विकेंद्रीकरण के साथ वे स्थानीय स्तर पर प्रशासन के उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें, इस पर भी पार्टी के सदस्यों में केवल 5% सदस्य ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा का दावा कर सकते हैं। 50% लोग अशिक्षित या प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नागरिक होते हैं। दलीय संगठन में कॉडर। चीनी साम्यवादी दल के संगठन में एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता कार्डर व्यवस्था की है। साम्यवादी दल की नीति के क्रियान्वयन में इस कार्डर की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्डर वे व्यक्ति हैं जो दल, राज्य तथा सेना में ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। संवर्ग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदा साम्यवादी दल का सदस्य ही होगा, तो भी वह संवर्ग के संबद्ध कार्यालयों तथा संगठनों में दल की नीतियों का अनुसरण या पालन करते हैं। कड़ा अनुशासन एवं आज्ञा पालन। चीन की साम्यवादी दल पार्टी के संविधान में दल के सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे बिना शर्त पार्टी के नियमों का पालन करें, पार्टी संगठन की आज्ञाओं का पालन करें, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का पालन करें, पार्टी के निम्न स्तरीय अंग उच्च स्तरीय अंगों की आज्ञाओं का पालन करें और देश में सभी स्तरों पर स्थित पार्टी के घटक नेशनल पार्टी, कांग्रेस और केंद्रीय समिति की आज्ञाओं का पालन करें। इसी तरह से लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। इसका हम ये देखें कि त्रिस्तरीय संगठन है: राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा प्राथमिक। चीन में साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का है। इस पिरामिड का आधार सेल है और शीर्ष पर पॉलिट ब्यूरो है। चीनी साम्यवादी दल के त्रिस्तरीय संगठन का निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन। चीन 4 दलीय संविधान अपना चुका है।
चार बार संविधान अपना चुका है। 1982 के दलीय संविधान के प्रारूप को 1987 में और 13वां राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन को मूल रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है: दल की राष्ट्रीय कांग्रेस, दल की केंद्रीय समिति, पॉलिट ब्यूरो तथा उसकी स्थायी समिति, दल का सचिवालय और दल नियंत्रण आयोग। दल की राष्ट्रीय कांग्रेस, दल की सबसे ऊंची इकाई राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका मुख्य चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका 17 समय से पहले भी किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान दलीय संविधान में यह व्यवस्था 1956 के संविधान की व्यवस्था से ग्रहण की गई है। दल की केंद्रीय समिति, दल की राष्ट्रीय कांग्रेस दल की केंद्रीय समिति का निर्वाचन करती है। यह अपेक्षाकृत छोटा निकाय है जिसके सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में 198 है तथा इसके 158 वैकल्पिक सदस्य हैं। यह निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। यह वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाती है। इस तरह की व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। इसी तरह से पॉलिट ब्यूरो तथा उसकी स्थायी समिति। पॉलिट ब्यूरो केंद्रीय समिति की तुलना में छोटा निकाय है जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान समय 24 है। पॉलिट ब्यूरो तथा इसकी 9 सदस्यों की स्थायी समिति का निर्वाचन केंद्रीय समिति अपने पूर्ण सत्र में करती है। दल का सचिवालय, 1982 के दलीय संविधान एक सचिवालय की स्थापना करता है। दल का महासचिव इसका अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व पॉलिट ब्यूरो तथा स्थायी समिति के कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है। सचिवालय में कुल 7 सदस्य होते हैं। सचिवालय दल के केंद्रीय अंगों, समितियों तथा ब्यूरो द्वारा रोजमर्रा के किए जाने वाले कामकाज के बारे में निर्देश देता है। दल नियंत्रण आयोग, दल नियंत्रण आयोग भी केंद्रीय समिति का एक अंग है जिसमें 1 सचिव, 7 उपसचिव और तथा 18 सदस्य होते हैं। इस आयोग का कार्य यह देखना है कि दल की नीति और आदेशों का ठीक ढंग से या सही अंग पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। इसके द्वारा अनुशासन लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। प्रांतीय स्तर पर दलीय संगठन, दल का संगठन राष्ट्रीय स्तर से प्रारंभ होकर देश की प्रांतीय भौगोलिक स्तर की इकाइयों तक पद सोपान क्रम पर आधारित है। प्रांतीय स्तर पर दलीय संगठन के प्रमुख अंग है दल की प्रांतीय कांग्रेस, प्रांतीय दल समिति, प्रांतीय सचिवालय, प्रांत स्तरीय अनुशासन अपेक्षा आयोग। इन सभी अंगों की संगठनात्मक प्रक्रिया राष्ट्रीय अंगों की संगठन प्रक्रिया की तरह है। प्राथमिक स्तरीय दल संगठन सेल, दल के संगठन के प्रारंभिक स्तर पर सेल है जो 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई होती है। प्राथमिक स्तर पर दल की शाखाएं प्रदेशों, जिलों, स्वास्थ्य क्षेत्रों, काउंटियों, नगरों तथा शहरों में नहीं बल्कि दल की इकाइयों का जाल कारखानों, फैक्ट्रियों, कम्युनियों, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, स्कूलों, दफ्तरों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में भी व्याप्त हैं। दल के सहायक संगठन, दल का संगठन जो कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है जिसके वैचारिक आधार भूमि है मार्क्स, लेनिन, माओ के विचार जो कॉर्डर से संबद्ध हैं तथा जिसका संगठन मोटे रूप से त्रिस्तरीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय, एकाउंटीय और प्राथमिक पद सोपानों में संगठित हैं, एक अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है। दल के प्रमुख अंगों में दल के संगठन इस प्रकार हैं: युवा साम्यवादी लीग, श्रमिक तथा मजदूर संगठन, महिला संगठन आदि। इस तरह के संगठन इसमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन में साम्यवादी दल का संगठन अत्यंत व्यापक है और ये प्रांतीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय तथा प्राथमिक स्तरों में संगठित है। प्रत्येक स्तर पर संगठित स्तरीय कांग्रेस समिति, सचिवालय तथा सलाहकार व अनुशासन आयोग की इकाइयाँ कार्यरत हैं। इनसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाता है। तो बच्चों आज इतना ही। धन्यवाद।